आज हम 1946 के साल का एक गहराई से जायजा ले रहे हैं। हमारे पास हाजी हनीफ साबिर की सवाने से कुछ अहम हिस्से हैं और उस दौर के हिंदुस्तान और दुनिया के हालात पर मबनी कुछ दूसरे जराए भी हैं। जी बिल्कुल। और इन जराए को मिलाकर देखने का मकसद यूं समझें सिर्फ तारीख के वरख पलटना नहीं है, बल्कि ये समझना है कि एक फर्द की पैदाइश के साल में उसके शहर में क्या हो रहा था, मुल्क में और दुनिया में क्या कुछ चल रहा था, और ये सब कैसे एक दूसरे से जुड़ा हुआ था। 1946 बड़ा अहम साल था, बहुत कुछ बदल रहा था। सही। तो आइए इन जराए से अहम बातें और दिलचस्प पहलू निकालते हैं ताकि 1946 के उस माहौल की एक वाज़ेह तस्वीर बन सके। शुरुआत करते हैं उस मरकजी वाक़े से जो क्या कहते हैं इन जराए का नुक्ता आगाज़ है। 1 मार्च 1946 मालीगांव शहर का मोहल्ला है खुश आमदपुरा। वहाँ मोहम्मद साबिर पहलवान और राबिया बानो के घर एक बच्चे की पैदाइश हुई। नाम रखा गया मोहम्मद हनीफ। यही बच्चा फिर आगे चलकर हाजी मोहम्मद हनीफ साबिर और हनीफ लीडर के नाम से मशहूर हुआ। और ये वक्त था जब हिंदुस्तान अपनी आज़ादी से बस समझें 1 साल ही दूर था। बिल्कुल। और उसी वक्त मालीगांव शहर में भी खासी गहमा-गहमी थी। जराए बताते हैं कि मुकामी सियासत में 2 बड़ी शख्सियतें थीं। एक कांग्रेस के मौलवी अब्दुल रज़्ज़ाक अब्दुल मजीद साहब, जो म्यूनिसिपैलिटी के सदर भी थे, और दूसरी तरफ थे मुस्लिम लीग के खान साहब अब्दुल रहीम। यहाँ ये खान साहब का जो जिक्र है, ये उस दौर में हुकूमत की तरफ से एक एजाज़ी खिताब भी था। अच्छा, और जो बात मुझे इन जराए में बहुत दिलचस्प लगी वो ये कि कौमी सतह पर तो बहुत ज़्यादा सियासी खींचातानी थी, लेकिन मालीगांव में ये दोनों रहनुमा मौलवी अब्दुल रज़्ज़ाक और खान साहब अब्दुल रहीम सख्त सियासी मुखालिफ तो थे, मगर एक दूसरे पर ज़ाती हमले नहीं करते थे और ज़्यादा तवज्जो तामीरी सियासत पर रखते थे। शहर का 3 कंदील इलाका उनकी सरगर्मियों का एक मरकज़ था। जी, ये वाकई एक काबिल गौर बात। इसी के साथ साथ अगर माशी तौर पर देखें तो 1935 में पावरलूम शहर में आ चुके थे। हनीफ साबिर के वालिद और चाचा ने भी वो दस्ती करघों की जगह पावरलूम ही लगा लिए थे और रंगीन साड़ी का बनाते थे। और उस दौर की समाजी जिंदगी के बारे में भी कुछ जिक्र मिलता है इन जराए में। जी हाँ, एक दिलचस्प बात ये सामने आती है कि उस जमाने में पावरलूम पर काम जो था वो सिर्फ दिन की रोशनी में होता था, शाम होते ही काम बंद। तो इसका नतीजा ये था कि लोगों के पास खानदान के लिए, दोस्तों के लिए, समाजी मेल जोल के लिए काफ़ी वक्त होता था। आजकल की जो 24/7 काम वाली सकाफत है, उससे कितना मुख्तलिफ मंजर है। टेक्नोलॉजी तो आ गई थी, मगर जिंदगी की रफ्तार वो आज जैसी नहीं थी। तो ये तो हुई मालेगांव की बात। अब जरा सूबाई सतह पर आते हैं। उस वक्त तो महाराष्ट्र या गुजरात अलग रियासतें नहीं थी ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। आज का जो महाराष्ट्र और गुजरात है, उसके ज़्यादातर इलाके उस वक्त बॉम्बे स्टेट कहलाते थे। ये बरतानवी हिंदुस्तान का एक बड़ा सूबा था। तो ज़राए से पता चलता है कि 1946 में इसी बॉम्बे स्टेट में ब्रिटिश राज के तहत इंतखाबात हुए थे और कांग्रेस पार्टी के बाला साहब गंगाधर खेर वजीर आला बने थे। और ये जो सूबाई सतह पर तब्दीलियां आ रही थीं, ये यकीनन एक बड़े कौमी मंजरनामे का हिस्सा होंगी। मुल्क में क्या सूरत हाल थी 1946 में? जी, कौमी सतह पर तो हिंदुस्तान बिल्कुल आज़ादी के दहाने पर खड़ा था। अगरचे बाकायदा आज़ादी तो 1947 में मिली, लेकिन 1946 में ही बरतानवी हुकूमत से इक़्तिदार की मुंतकिली का अमल वो शुरू हो चुका था। उन जराए के मुताबिक 1946 के इंतखाबात के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू की क़यादत में एक अबूरी हुकूमत कायम हो गई थी। एक आर्जी हुकूमत जो मुल्क का इंतज़ाम चलाने वाली थी। और आइन बनाने का काम भी वो भी शुरू हो गया था? जी हाँ, बिल्कुल। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की सदारत में दस्तूर साज असम्बली यानी आइन बनाने वाली मजलिस, उसने अपना काम शुरू कर दिया था। लॉर्ड वोवेल उस वक्त हिंदुस्तान के वाइसराय और गवर्नर जनरल थे। तो मुल्क एक बहुत बड़े अबूरी दौर से गुजर रहा था। और जब हिंदुस्तान इस तारीखी मोड़ पर था, तो दुनिया में क्या हो रहा था आलमी सतह पर? आलमी सतह पर भी बहुत बड़ी तब्दीलियां थीं। दूसरी आलमी जंग वो 1945 में ख़त्म हो चुकी थी और इस जंग ने तो दुनिया का नक्शा ही तब्दील कर दिया था। अमेरिका एक नई आलमी ताकत बनकर उभरा था, जबकि बरतानिया अगरचे जंग जीता था, लेकिन माशी तौर पर बहुत कमज़ोर हो गया था और उसकी जो वसी सल्तनत थी वो अब सुकड़ रही थी।
نو آبادیاتی نظام کا خاتمہ بالکل قریب تھا اور ہندوستان جیسے کئی ممالک آزادی کی طرف بڑھ رہے تھے۔ اور اقوام متحدہ کا بھی تو آغاز ہو چکا تھا نا؟ جی بالکل، اقوام متحدہ یونائٹڈ نیشنز وہ 1945 میں بنی تھی اور اس کی جنرل اسمبلی کا پہلا اجلاس جنوری 1946 میں لندن میں ہوا۔ یہ ایک نئی عالمی ترتیب بنانے کی کوشش تھی۔ اسی سال 1946 میں ہی مشرق وسطیٰ میں اردن نے آزادی حاصل کی، جنوب مشرقی ایشیا میں فلپائن آزاد ہوا، تو پوری دنیا ایک نئے دور میں داخل ہو رہی تھی۔ تو یہ تھا 1946 کا ایک خاکہ جو ان ذرائع سے ہمارے سامنے آتا ہے۔ مالیگاؤں میں ایک بچے کی پیدائش سے لے کر عالمی طاقتوں کے توازن میں تبدیلی تک کا سفر۔ جی